नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। आज बात ऑपरेशन सिंदूर पर आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के नए खुलासे की। दरअसल बात ऑपरेशन सिंदूर पर एयरफोर्स चीफ के खुलासे पर गरमाई सियासत की। कल एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हमने कैसे पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स मार गिराए थे, पाकिस्तान के एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट को भी तबाह कर दिया था। तो वहीं आज हाल ही में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और कैसे पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेना को फ्री हैंड दिया गया। लेकिन इन तमाम खुलासों के बाद सियासत भी अब शुरू हो गई है कि कांग्रेस ने दरअसल ये पूछ लिया है कि जब सेना आतंक के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, पाकिस्तान पर प्रहार कर रही थी, तब अचानक ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की जरूरत क्या पड़ी? प्रधानमंत्री पर दबाव कहां से आया? तो बीजेपी ने भी बिना देरी किए पलटवार किया और कहा कि पहले ट्रंप की बातों का जिक्र कर सवाल पूछते थे, लेकिन एयरफोर्स चीफ के बयान के बाद विपक्ष क्या कहेगा? हालांकि सियासत के बीच अब सवाल यह है कि जब दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के शौर्य और सेना के पराक्रम को देखा, सिंदूर आतंक का काल बना, तो विपक्ष के सवाल क्यों? क्या विपक्ष को सेना पर जरा भी भरोसा नहीं है? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन। April, you're aware what happened in Pahalgam, and it actually shocked the nation. 23rd is the time when next day itself, we all sat down. And this is the first time which RM has also said, I think enough is enough. And all the three chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने सेना को फ्री हैंड देकर ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने का फैसला किया और इसके बाद पूरी दुनिया ने भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम की तस्वीरें देखी। इसके साथ ही जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को मिले प्रमोशन पर भी तंज कसा। If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he has become field marshal. So what I am saying that this is how you can influence the population. जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान से साफ है कि फील्ड मार्शल को फील्ड मार्शल बनाकर पाकिस्तान नैरेटिव बिल्ड करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। लेकिन सच क्या है, ये पूरी दुनिया जानती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में तबाही की तस्वीरें सामने आती हैं, पाकिस्तान में मचे हाहाकार की सच्चाई बयां करती है और पाकिस्तानी सेना के पस्त होने की एक सच्चाई कल एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने भी बताई। We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. एयरफोर्स चीफ ने बताया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट मार गिराए थे। पाकिस्तान के एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट को भी तबाह किया गया था, लेकिन
वायुसेना प्रमुख के इस बयान की टाइमिंग पर सियासत शुरू हो गई। विपक्ष पूछ रहा है, ये बयान इतनी देर से क्यों आया? सरकार ने संसद में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? यह चीफ मार्शल साहब का बयान इतनी लेट क्यों आ रहा है, समझ से बाहर है। पार्लियामेंट में जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई तो हम प्राइम मिनिस्टर से सुनना चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर बताएं कि क्या क्या हुआ। और पार्लियामेंट में आपने कुछ बोला नहीं। आज ये चीफ मार्शल साहब बोल रहे हैं तो इसकी टाइमिंग मुझे नहीं समझ में आया कि आज ये क्या जरूरत आ रही। ऑपरेशन सिंदूर पे तो सारी चर्चा हो गई थी। हमारे नेता, हम लोग तो चाहते हैं कि सदन चल रहा है, एक निंदा का प्रस्ताव ट्रंप के इस बयानबाजी से के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव होना चाहिए और एक चेतावनी होनी चाहिए। तो ये जब निंदा का प्रस्ताव, चेतावनी का प्रस्ताव होगा तो सारे देश और दुनिया में इसका मैसेज जाएगा, अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन पता नहीं जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं क्या कर। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जब काल बना तो सवाल विपक्ष क्यों कर रहा है, इसको लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे बिना देरी किए करवा देती हूँ। राम कुमार पाल जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है बीजेपी के, और मेजर जेके बंसल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और प्रोफेसर AK पाशा जी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सागर श्रीवास्तव नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूं न्यूज़ इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और शुरुआत मैं सागर जी आप ही के साथ करना चाहती हूँ। जब AP सिंह कहते हैं और अब उपेंद्र द्विवेदी का आपने बयान सुना, जब सेना लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये कह रही है और बड़ी प्रमुखता के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रही है कि हमने पाकिस्तान को बर्बाद किया, तो उसके बाद भी अब आपको अगर सवालों के जवाब मिले तो अब आप टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि टाइमिंग क्या है, ये इस पर पहले क्यों नहीं बयान दिया गया? सारणी हमेशा समय को ही हमेशा मापदंड बना करके आज जीविका में सारे कार्य निवृत्त होते हैं। अगर टाइमिंग की बात की जाए तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी, CDS चौहान साहब ने भी, और DGMO का जो इमीडिएट स्टेटमेंट आया था, एस्केलेशन नहीं चाहते हैं वो। इनफैक्ट जयशंकर साहब का जो स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने पूर्व इत्तला किया था, इन सब की क्रोनोलॉजी सही पाठ्यक्रम के तौर पे नहीं बैठती है। पार्लियामेंट हुआ, शीत सत्र हुआ, ये सारी बातें शीर्ष पे उजागर रखी जा सकती थी, लेकिन ये सारी बातें शीर्ष पे उजागर ना रख करके हम पब्लिक फोरम्स और पब्लिक मीटिंग्स में बात कर रहे हैं। ये तो पार्लियामेंट के साथ भी अन्याय हुआ ना। हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क में आ चुकी है। हम भले अपने आप को चौथा बड़ा स्थायी स्तंभ माने इकोनॉमी में, लेकिन पर कैपिटा इनकम में हम बहुत बड़ी भारी मार झेल रहे हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के जिक्र इतना भी मैं करूंगा कि इस मंच के सहारे मैं ये भी जानकारी दे दूं कि जो अमेरिका टैरिफ्स हर दिन 25% डाल रहा है, उन बच्चों के मुंह में भी माइक देना जरूर चाहिए जो आज अपना F1 वीजा की तलाश कर रहे हैं। हर बार भारत के युवाओं को, भारत के किसानों को, भारत के नौशिल्पकारों को ही इस चीज की और इस आदि की मार झेलनी पड़ रही है। जिन बच्चों का F1, ये संख्या 1000-2000 से भी ज्यादा है। नहीं, जो ऑपरेशन सिंदूर पर अब सेना के बड़े अधिकारी उतरते हैं मंच पर, वो बयान दे रहे हैं। अब आप टाइमिंग को लेकर आप क्या चाहते थे? सदन में क्या सेना चीफ आए, एयर चीफ आए या आर्मी चीफ आए? लेकिन सदन में कम से कम इन चीजों के बारे में 0 आवर में इन चीजों के बारे में संक्षेप में बात की जा सकती है ना। हाँ, देखिए, नहीं तो राजनाथ सिंह बोलते हैं, रक्षा मंत्री बोलते हैं। नहीं, सुनिए सर, सागर जी सुनिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देते हैं, वो कहते हैं कि भाई ठीक है, हम सरकार की तरफ से पक्ष रखते हैं, उस पर आपको आपत्ति होती है। कहते हैं कि साहब नहीं, हमें तो मोदी ही चाहिए जवाब देने के लिए सदन में। फिर S जयशंकर आते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है चलिए हम जवाब दे देंगे। आप कहते हैं हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें मोदी ही चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो सवाल पूछे, या तो उनका जवाब दे दिया जाए या उनको पार्टी से उनको आवंटित कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। नहीं, ये तो खैर पार्टी तय करेगी ना उन्हें कौन रखना है कौन नहीं रखना है। जो CDS चौहान साहब ने बोला, मेरा क्वेश्चन बस यही है कि आप मीडिया ब्रीफिंग्स को 3 महीने बाद इतना ज्यादा क्यों तूल दे रहे हैं?
आप इसको ऑसिलेटेड स्टिमुलेटेड क्यों नहीं कर रहे हैं सर? क्योंकि आप भी 3 महीने बाद भी सवाल पर अड़े हुए हैं, विपक्ष भी 3। आप सुनिए तो जवाब इसीलिए देना पड़ रहा है ना सर। सुनिए सर, सवाल का जवाब मंचों से इसीलिए सेना को देना पड़ रहा है क्योंकि विपक्ष लगातार 3 महीने बाद भी सवाल कर रहा है सर। मनीषा जी, जब सैकड़ों बार ट्रंप बोल रहे थे कि दखल उनकी दी हुई है और नतीजतन इस वजह से ये समझौता हुआ, तो ट्रंप के बीच में भी ना ये कानाफूसी कर देनी चाहिए थी ना कि भाई ये हमारा स्टैंड है। तब इतना सन्नाटा और इतना साइलेंस क्यों था? टाइमिंग पे क्यों जिक्र नहीं करी जाएगी? जब एक आदमी 3000, 4000, 5000, 6000 किलोमीटर दूर से देश दुनिया का सबसे बड़े ताकतवर मुल्क का प्रतिनिधि ये बोल रहा है, तब उसमें काउंटर डायलॉग पैटर्न क्यों नहीं दिया गया? जयशंकर साहब का स्टेटमेंट ये तब क्यों निकल कर आया कि हमने उनको पूर्व इत्तला किया था कि हम तैयारी का हम हमला कर रहे हैं, आप तैयार हो जाइए। ये सब स्टेटमेंट्स अपने आप में मनीषा जी ये सब संदेह बताता है कि आप भारतीय सेना के गौरव और शौर्य को आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल वोट बैंक में। इलेक्शन कमीशन का इतना बड़ा खुलासा हुआ है, दुनिया को तुरंत डिरेलिंग करनी थी, तुरंत मीडिया का कवरेज अलग तरीके से भटकाना था, ये तुरंत बात करके वो कर दिया गया। आप सेना के गौरव। ठीक है, प्रोफेसर ए के पाशा जी के पास में चली जाती हूँ। प्रोफेसर ए के पाशा जी हमारे साथ बने हुए हैं। ए के पाशा जी, क्या ये सही है कि अब आपके पास सब कुछ नहीं है, अब सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं? आप ये कहते थे कि भाई 5 भारतीय सेना के जो फाइटर जेट्स है पाकिस्तान में वो ध्वस्त हुए हैं, वो खराब हुए हैं, वो बर्बाद हुए हैं, वो गिराए गए हैं। उस पर भी एपी सिंह कह देते हैं कि भाई हमें तो 0% भी नुकसान नहीं पहुंचा है, नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का हुआ है। अभी उपेंद्र द्विवेदी आते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है और नुकसान केवल पाकिस्तान का हुआ है, हमने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं। विपक्ष का ये सवाल करना अब भी सही है टाइमिंग को लेकर? देखिए, विपक्ष का काम ही जो है क्वेश्चन करना और जो भी सरकार बोलती है उसको क्वेश्चन करना है। इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर हो, हर चीज जो सरकार बताती है उसको चैलेंज करना उनका काम है और लोगों के सामने दूसरी राय रखना उनका कर्तव्य बनता है। तो जो भी एपी सिंह एयर मार्शल ने कहा है देर है दुरुस्त है। फॉर्मली तो अब आया है कि पाकिस्तान के 5 फाइटर प्लेन्स नुकसान हुए हैं और 1 AWACS प्लेन मार गिराए हैं। हालांकि वो हैंगर्स में बताते हैं, लेकिन उन्होंने ठीक क्लैरिफाई किया और ये उचित है और सभी को इसमें विश्वास करना होगा और आगे चलना होगा कि आगे हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए, डिफेंस पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आता। ये पहला और आखिरी आतंकी उनका पहलगाम में या जो भी है नहीं है। तो हमें आगे चल के इससे सबक क्या सीखना है वो उस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या कमियां थी और हमने कैसा ये हासिल किया इस फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचाने में। क्या S-400 इसमें शामिल थे या एयर डिफेंस मिसाइल्स थे, ब्रह्मोस थे, तो उसको अच्छी तरह कैसे हम इससे सबक सीख के आगे और परफेक्शन नहीं। लेकिन अब सवाल सर ये खड़े हो रहे हैं कि एक ही बार में क्यों नहीं ब्रीफ कर दिया गया? आपका कितना फायदा, कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान में कितना नुकसान आपने किया और कहां-कहां नेस्तनाबूद किया, आपने एक बार में क्यों नहीं ब्रीफ किया है? अब ये सेना अध्यक्ष बारी-बारी आते हैं, मंचों से, अलग-अलग मंचों से बयान देते हैं, इसको क्या जस्टिफिकेशन के तौर पर अब नहीं देखा जाना चाहिए? विपक्ष तो सवाल कर रहे हैं। समीकरण बैठता नहीं है और वो बयान कई बार इंटरनेशनल फोरम से निकल कर आ रहा है। ये समीक्षा का विषय है। हाँ। इसमें और सर्वदलीय बैठक बुला करके इसमें एक प्रेस ब्रीफिंग करिए। इजराइल भी लड़ाई कर रहा है, रशिया भी लड़ाई जंग में है, उनके प्रेस ब्रीफिंग के एक रोस्टर जारी होते हैं, एक सिंगल पॉइंट ऑफ डेजिग्नेटेड कांटेक्ट जारी होते हैं। ये थोड़ी है कि मन में आया चाय की चुस्की ली और हमने बोल दिया। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक टाइमिंग के दर्शाता है और टाइमिंग ये बहुत छोटा शब्द है। जेके बंसल जी का मैं रुक कर लेती हूँ। जेके बंसल जी, आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? पहले एपी सिंह बोलते हैं, उसके बाद उपेंद्र द्विवेदी जी बयान देते हैं और उसके बाद भी लगातार सेना की ओर से बयान दिए जा रहे हैं। हाँ, उसके बाद लगातार बयान सामने आते हैं। तो क्या टाइमिंग को लेकर कि विपक्ष कह रहा है कि अभी 3 महीने तक इस पर छोटे छोटे चंक्स क्यों जारी कर रहे हैं? मनीषा जी, गुड इवनिंग। देखिए, ये बात कोई सोच नहीं रहा है कि ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये कोई मंच नहीं है। हाँ। अगर कोई टेक्निकल IIM मद्रास में जाता है, हाँ, और वहां पे कोई वक्तव्य या कोई डिस्कशन होता है, वो तो
जो उसकी हिस्ट्री या कोई चीज तो पढ़ाने के लिए, बताने के लिए है। तो इसमें जो है अगर कहीं कोई ये टेक्निकल मंच है तो टेक्निकल मंच में किसी भी चीज का पुरानी बातों को एग्जाम्पल देके लोगों को या जो ट्रेनिंग है उनको सिखाया जाता है। तो ये कोई बताने की टाइमिंग की बात नहीं है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने जो है ना उनके सारे जो है नस्ते नामूद कर दिए थे, जो टेररिस्ट के ठिकाने थे 100 टेररिस्ट मार दिए गए, 9 को खत्म कर दिया गया, भावलपुर तक जो है अटैक किया गया। जैसे मोहम्मद के जो सरगना है उन्होंने कहा, मसूद अजहर ने कि मेरी फैमिली सारी चली गई, मैं भी, तो इसमें डाउट ही नहीं है, पूरी दुनिया मानती है कि भाई इसमें हमने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। पाकिस्तान के जो जितने भी ठिकाने थे उनको नस्ते नामूद कर दिया गया। 11 ठिकानों को उनकी जो चाइना की मिसाइल वो थे एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 हो या HQ-16 हो, वो बिल्कुल नाकाम हुए। उनकी PL-16 जो मिसाइल आई भारत में वो ऐसी पड़ी रही। और हमारे जो सिस्टम ने जिस तरीके से, और ये मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि 4 दिन के अंदर में जो भारत ने अचीव किया है वर्ल्ड में किसी ने अचीव नहीं किया। एक कंक्लूसिव, एक जो बिल्कुल टारगेट सेट किया। आप ये बताइए कि इजराइल में करीब 2 साल हो जाएंगे, अभी तक बंधक नहीं छुड़ाए गए। जो रशिया का और यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ। विदाउट एनी डैमेज टू आवर एसेट्स जो हमने अचीव किया है ये सराहनीय है, पूरी दुनिया जानती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि इतने अच्छी खासा ऑपरेशन चल रहा था, आप तो एक के बाद एक ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहे थे, उनकी पूरी कमर तोड़ रहे थे, अचानक से युद्ध रोक दिया और उसका ऐलान आप करते उससे पहले अमेरिका ने कर दिया। ऐसे क्या, ये कौन सी बात हुई? ये इसको लेकर विपक्ष भी लगातार शुरू से सवाल कर रहा है, बोलिए। क्रोनोलॉजी समझिए, ये हमारे ऊपर पहलगाम के बदले में हमने उनके 9 टेररिस्ट ठिकाने ध्वस्त करके अगले दिन ये बता दिया गया कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते। पाकिस्तान को भी बता दिया, चाइना को बता दिया, पूरे वर्ल्ड को बता दिया। लेकिन जब शाम को अगले दिन उन्होंने हमारे सिटीज पर आक्रमण किया तो हमने उनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम को नस्ते नाबूद कर दिया, उनको एयर डिफेंस लेस कर दिया। फिर अगले दिन जब उन्होंने रिटेलिएट किया, प्लीज लेट मी कंप्लीट, जब उन्होंने रिटेलिएट किया फिर और हमारे जो आर्मी के ठिकानों पर अटैक करने की कोशिश की, जो कि हमने उसको नाकाम कर दिया। उसके बाद में उनके 11 ठिकाने जो है नष्ट किए गए। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि भारत का कोई आक्रमण करने का नहीं था, वो तो हम जो वो कर रहे थे उसका जवाब दे रहे थे, और जवाब उनको इतना सख्त मिला कि वो डिस्ट्रॉय हो गए बिल्कुल। क्या लड़ाई का एक मकसद होना चाहिए। अगर वो लड़ाई चलती रहती है तो आप और हम क्या यहाँ बैठे रहते हैं, इस तरह से अपनी बर्बादी हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही क्या है, गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही किया, हमारी सेना ने बिल्कुल सही किया है, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए कि जो है ना ये बिल्कुल जो हमारा एम पूरा हो गया कि लड़ाई करने से कोई जो है इकोनॉमी ध्वस्त हो जाती है। जी, तो ये जो है ना, यानी अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखा गया। आप ये कह रहे कि जब उनके ठिकाने ध्वस्त हो गए, वो घुटने पे आकर बोलते हैं कि जी हाँ व्हाइट फ्लैग दिखा गए कि जी बंद कर दीजिए, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो उसको जो DGMO जब उन्होंने कहा, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है। ठीक है, मैं सागर जी से इसका काउंटर लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं राम कुमार जी के पास आती हूँ। राम कुमार जी, विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है, वो ये कह रहा है कि टाइमिंग को लेकर भी कि अभी 3 महीने हो गए हैं और अलग अलग मंचों से अभी सेना के अधिकारी आते हैं और इस पर छोटी छोटी बातें करते हैं। दूसरा बड़ा सवाल कि संसद में इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया, विपक्ष कहता है। देखिए, ये 90 दिन की उनकी आपसी जांच थी और जांच का जो रिजल्ट था उन्होंने मद्रास के अपने ट्रेनिंग कैंप में कहा कि कोई विपक्ष को बुलाकर नहीं कहा। उसके बाद में संकल्प क्या था, आतंकवादी और उनके आकाओं को नेस्ता नाबूद करेंगे। उस संकल्प को 22 मिनट में देश ने पूरा कर लिया, 23 मिनट में। ये सदन में 1 घंटे 42 मिनट की बात में मोदी जी ने रखा। विपक्ष खाली हंगामा करना चाहता है और देश का नुकसान, और देश का कहाँ विरोध हो, देश के सम्मान में कहाँ हानि हो। आज सेना कह रही है, कोई बीजेपी का नेता नहीं कह रहा है, कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं कह रहा है। ये सेना के बातों पे इनको हर बार सेना से प्रूफ मांगना, इनका ये आदत हो गया है और इससे इनको समझना चाहिए कि राष्ट्र को नुकसान हो रहा है। मोदी के चक्कर में ये पूरे भारत का नाम खराब कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। और जो सवाल कर रहे हैं तो इनको भाई युद्ध कहाँ रोका गया, युद्ध हुआ ही कहाँ था। ये तो आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने का संकल्प 22 मिनट में कंप्लीट किया। और हमारे जनरल जी ने आपको बताया ही कि जब उन्होंने दूसरी बार हमला किया तब 11 उनके एयरबेस को ध्वस्त किया गया। लेकिन भारत ने कहीं भी पाकिस्तान के किसी सिविलियन को, पाकिस्तान के किसी इसको सेना के ऊपर हमला नहीं किया है। तो हमारा मकसद जो था वो पूरा हो चुका है। और के सिंह ने यही कहा कि जब हमारा टारगेट पूरा हो गया। अब फिर उन लोगों ने जब DGMO टू DGMO बात हुई और सफेद झंडा दिखाया
तो डीजे बात खत्म हो गई। ठीक है, इनके जैसे तो दे के लेने की बात नहीं ना। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि भाई विपक्ष, अब जैसे कि सेना अध्यक्ष अलग अलग मंचों से बोलते हैं, वो ये कह रहे हैं कि यही बात अगर सरकार को बोलनी चाहिए थी संसद में जब चर्चा का विषय उठाया जा रहा था और जब प्रधानमंत्री इस पर बोल रहे थे। ठीक है, मैं इसका काउंटर लूंगी सागर जी से, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर बयान दिया, क्या कुछ कहे सुनिए। कैसे पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने आकर हमारे वहां पर्यटन के लिए गए कुछ निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी थी। मेरे बहनों भाइयों, उन्होंने मान लिया था कि भारत शांत होकर बैठ जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, हम लोगों ने तय किया हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और आपने देखा होगा, ऐसी कल्पना भी कभी नहीं की जा सकती थी, धर्म पूछ कर मारेंगे। पूछते थे कि तुम कौन हो। बहनों भाइयों, हम लोग धर्म किसी का पूछ कर किसी की हत्या नहीं कर सकते। हम तो किसी की हत्या में विश्वास ही नहीं करते। बल्कि चींटी को भी, हमारे घर में माताएं बहनें जो आटा गूंथती हैं, तेरी चींटी कोई थाली के बगल से गुजरती है तो थाली का आटा निकालकर उस चींटी के खाने के लिए डाल देती हैं और ईश्वर से कामना करती हैं कि यह चींटी भी दीर्घजीवी हो। यह भारत की सोच है। और यहां आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा। तो बहनों भाइयों, हम लोगों ने भी ठान लिया कि हम धर्म पूछकर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे। हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। और हम लोगों ने माना कि यह भारत की आत्मा पर प्रहार किया है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब सीता जी लंका में थी, रावण ने अपहरण किया था, तो उस समय हनुमान जी जब वहां पहुंचे और जब पूरी लंका की वाटिका में तोड़ फोड़ सब मचाई, और फिर जब सीता जी के पास पहुंचे तो सीता जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हे हनुमान, ये आपने क्या किया? लंका में आपने इतनी तोड़फोड़ क्यों की? इतने लोगों को क्यों मारा? तो जानते हैं, बड़ी विनम्रता से बैठकर और हाथ जोड़कर हनुमान जी ने सीता जी से कहा, हे माते, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। जिन्होंने हमको और हमारे लोगों को मारा था, हमने उन्हीं को मारा है।